आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086। आइए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट से हमारा मतलब है कि पर्टिकुलर 8086 प्रोसेसर में किस किस तरह के इंस्ट्रक्शंस जो है वो अवेलेबल होते हैं और उन्हें हम किन 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 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 8086 के इंस्ट्रक्शंस को हम लोग 6 मेन ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। पहला है डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, सेकेंड इज अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, थर्ड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, फोर्थ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, पांचवा है कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस एंड सिक्स वन प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। हम लोग इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन से हमारा मतलब है कि इस ग्रुप में वो सभी इंस्ट्रक्शंस आते हैं जिसमें किसी न किसी वे में डेटा का ट्रांसफ़र पॉसिबल होता है। डेटा को मूव कराया जा रहा हो, डेटा को कॉपी करवाया जा रहा हो, डेटा को स्टैक में एंट्री करवा रहे हो, इस तरह के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे के सारे डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस में आते हैं। दूसरे नंबर पे है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन से मतलब है कि हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न से रिलेटेड जो तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे के सारे इस ग्रुप में आते हैं। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, ये वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें लॉजिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करना, और ऑपरेशन को परफॉर्म करना, जोर ऑपरेशन को परफॉर्म करना, एक्सेट्रा। इससे रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शंस 8086 में होते हैं वो सारे के सारे इस लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में आते हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिंग से हमारा मतलब है किसी कैरेक्टर्स वाली स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग का मतलब है सपोज करिए कि कोई नाम है, सपोज है माइक्रो प्रोसेसर लिखा हुआ है, तो इस माइक्रो प्रोसेसर को हम क्या बोलेंगे कि ये एक स्ट्रिंग है। यानी कि इस टाइप के जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको भी हम 8086 में इन्वॉल्व करते हैं और इससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस में। नेक्स्ट कौन सा है? कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनमें प्रोग्राम के कंट्रोल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र किया जा रहा होगा। और कहने का मतलब ये है कि आप किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगे, आपको कहा जाएगा कि सेव करिए और किसी दूसरे लोकेशन पर चले जाइए और वहाँ पर जाकर के परफॉर्म करिए। इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस होंगे कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस कहे जाएंगे। लास्ट है प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इसमें कौन से इंस्ट्रक्शंस आएंगे? इसमें वो इंस्ट्रक्शंस आएंगे जिसके थ्रू हम लोग प्रोसेसर को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस की। तो आइए शुरू कर देते हैं, डायरेक्टली हम लोग इंस्ट्रक्शन से शुरू करते हैं। इसमें पहला इंस्ट्रक्शन है मूव इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें मूव इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने 80 आपको याद होगा 8085 में भी इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को स्टडी किया था। यहाँ पर फिर से मूव इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, समझने में बहुत ही आसान है। आइए इनको समझते हैं। तो कह रहे हैं कि इस तरह के इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसा होगा। लिखा हुआ है MOV डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स, यानी कि डेस्टिनेशन वाला कौन सा प्लेस है? ये वो प्लेस है जहाँ पर वैल्यू फाइनली स्टोर होगी। सोर्स वाला प्लेस जहाँ से वैल्यू मीन्स जहाँ की वैल्यू को हमें ट्रांसफ़र करना होगा। तो कह रहे हैं सोर्स से डेस्टिनेशन में डेटा मूव होगा। देखते हैं कि इसमें किस किस तरह के जो है एग्जाम्पल्स बनते हैं, किस किस तरह के इंस्ट्रक्शंस इसमें आते हैं। कह रहे हैं कि देखिए इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है MOV, लिखा हुआ है MOV। हाँ, ऐसे आप देख सकते हो, लिखा हुआ है MOV reg2 reg1। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि रजिस्टर 1 का जो डेटा है वो मूव हो जाएगा कहाँ पर? रजिस्टर 2 में। लिखा भी हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी बगल में लिखा हुआ है, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 1 इज ट्रांसफर्ड इनटू रजिस्टर 2। बहुत ही आसानी से इसको आप समझ सकते हो, रजिस्टर 1 का डेटा रजिस्टर 2 में ट्रांसफ़र हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? MOV मेम reg1। तो यहाँ पर क्या होगा, कह रहे हैं रजिस्टर 1 का जो डेटा है वो एक मेमोरी लोकेशन, मेम की जगह पर क्या है, एक मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड किया गया है और उस मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफ़र किया जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल फॉर्मेट देख रहे हैं MOV reg2 मेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मेम से हमारा मतलब एक मेमोरी लोकेशन से है। मेमोरी लोकेशन में जो भी डेटा अवेलेबल होगा उसे रजिस्टर 2 में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ध्यान देने वाली बातें क्या हैं? ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि जैसे पहला जो फॉर्मेट लिखा हुआ है reg2 reg1, आपको ध्यान देना होगा कि दोनों ही लोकेशन ऐसे होने चाहिए। अगर रजिस्टर 1 8 बिट का है
तो रजिस्टर 2 भी 8 बिट का होना चाहिए। यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन प्लेस पर स्टोर होने वाली जो वैल्यूज़ हैं वो उनका साइज़ सेम होना चाहिए, तभी डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। चलिए इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर एग्जांपल लिखे हुए हैं, एग्जांपल्स को आइए देखते हैं। पहला एग्जांपल लिखा हुआ है MOV BX, 592FH। समझ पा रहे हैं इस एग्जांपल को? कह रहे हैं MOV BX, 592FH। देखिए यहाँ पर BX क्या है? BX एक 16 बिट का रजिस्टर है, इसमें 16 बिट का डेटा आ सकता है, और BX को हमने लिखा हुआ है कहाँ पर? डेस्टिनेशन वाले प्लेस पर लिखा है। सोर्स वाले प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? सोर्स वाले प्लेस पे डायरेक्टली डेटा दे दिया गया है, और वो डेटा क्या है? 592F। तो आप लोग बताइए, ये जो 592F डेटा दिया हुआ है इसका साइज कितना है? तो हम जानते हैं क्योंकि लास्ट में H लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये हेक्सा में नंबर लिखा हुआ है 592F, ये हेक्साडेसिमल में है, और कितने बिट का होगा? ये 16 बिट का होगा, क्योंकि हम जानते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हर डिजिट को 4 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि 5 को 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, 9 को भी 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 को भी 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, F को भी 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस तरह से ये 16 बिट का डेटा है, और ये 16 बिट का डेटा कहाँ मूव होकर के जाएगा? ये BX रजिस्टर में चला जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। अगले एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? MOVCL, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 357AH। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये क्या है, ब्रैकेट का यहाँ पर क्या मतलब है। देखिए ब्रैकेट से हमारा मतलब ये है कि इस यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन दिया हुआ है, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर फॉर्मेट में देखा था मेम लिखा हुआ था, तो मेम की जगह पे जो भी आपको एड्रेस दिया जाएगा वो इसी तरह से दिया होगा जैसा कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है। जब भी कोई नंबर जो है वो ब्रैकेट में लिखी जाएगी तो हमें मानना होगा कि ये एक मेमोरी लोकेशन दिया हुआ है, और इस मेमोरी लोकेशन के करस्पॉन्डिंग जो भी लोकेशन होगी उसको हम डेस्टिनेशन वाले प्लेस पर मूव करवा देंगे। देखिए अब यहाँ पर खास बात क्या है उसको समझना है। हम लोगों ने 8086 के बारे में जो बात स्टडी की थी उसमें ये कहा गया था कि 8086 में मेमोरी का जो लोकेशन है वो 20 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि 8086 में डेटा एड्रेस बस जो है वो 20 बिट की होती है। तो फिर यहाँ पर अब एग्जांपल में अगर हम देखें तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि यहाँ पर जो मेमोरी लोकेशन दिया हुआ है वो 16 बिट का क्यों दिया हुआ है। अगर 16 बिट का है तो 16 बिट का तो कोई भी मेमोरी लोकेशन होता ही नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों दिया हुआ है? तो क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा कि 8086 में कभी भी मेमोरी का एक्चुअल लोकेशन नहीं दिया जाता, मेमोरी के लोकेशन का एक्चुअल एड्रेस नहीं प्रोवाइड किया जाता, बल्कि उसके करस्पॉन्डिंग एक इफेक्टिव एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। इस इफेक्टिव एड्रेस की हेल्प से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 16 बिट का एड्रेस जनरेट करेंगे, सॉरी 16 बिट का नहीं, 20 बिट का एड्रेस जो है वो जनरेट करेंगे, और उस 20 बिट वाला जो भी मेमोरी लोकेशन है उसमें जो डेटा है उसको फिर मूव करवा देंगे कहाँ पर? CL में। तो कह रहे हैं कि इस काम को हम कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। चलिए तो इस काम को हम लोग कैसे परफॉर्म करने वाले हैं ये देख लेते हैं। चलिए देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, copy the content from memory location at a displacement of 357AH from data segment base into CL register। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपको समझने के लिए थोड़ा बैक जाना पड़ेगा, जहाँ पर एक आपको फॉर्मूला बताया गया था, आपको याद होगा हम लोगों ने समझा था कि MA मेमोरी एड्रेस इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, पीछे वाले क्लासेस में पढ़ा था, इस बात को याद होगा आपको। कहने कि जो 20 बिट का जो मेमोरी का लोकेशन है, इसका एड्रेस जो है, इसको हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, और कहीं पर भी 20 बिट का एड्रेस डायरेक्टली लिखा नहीं जाता है। जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है ऑन द स्पॉट हम लोग इसको जनरेट कर लेते हैं, 8086 इसे जनरेट कर लेता है। दिया क्या जाता है?
इफेक्टिव एड्रेस दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो 357 है जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये क्या है, ये एक इफेक्टिव एड्रेस है। इसकी हेल्प से हम कैसे 20 बिट का एड्रेस जनरेट करेंगे, उसके लिए हमको पता होना चाहिए बेस एड्रेस क्या होता है। तो बेस एड्रेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेटा को ट्रांसफर करने वाले इंस्ट्रक्शंस का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि डेटा सेगमेंट रजिस्टर जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। डेटा सेगमेंट रजिस्टर की इस समय जो वैल्यू है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं 16, सॉरी यहाँ पे सही से लिख नहीं पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहे हैं कि हमें पता है इफेक्टिव एड्रेस आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है इफेक्टिव एड्रेस जो कि है 357AH। हमें पता होना चाहिए कि बेस एड्रेस क्या होता है। तो बेस एड्रेस को हम कैसे निकालेंगे, बेस एड्रेस होता है DS इंटू 16 बेस 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, कह रहे हैं कि इस समय जब ये इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है, उस समय डेटा सेगमेंट रजिस्टर की जो वैल्यू है उसमें हम लास्ट में 0 1 बढ़ा देते हैं। अगर हेक्सा में वैल्यू दी हुई है तो लास्ट में हम 1 0 बढ़ा देते हैं, और अगर बाइनरी में वैल्यू दी हुई है 16 बिट की तो लास्ट में 4 0 बढ़ा देते हैं, और इस तरह से जो वैल्यू बनती है उसी को बेस एड्रेस कहा जाता है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अकॉर्डिंग। कहने कि ये जो जब बेस एड्रेस आप निकाल लेंगे, इसी बेस एड्रेस में अगर आप ऐड कर दें EA की वैल्यू को, मतलब BA प्लस EA कर दें, तो आपका क्या निकल आता है, MA निकल आता है। और ये MA ही क्या होता है, MA होता है 20 बिट वाला मेमोरी एड्रेस जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू की आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पर 8086 में जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है वो यही है। अगर आप ये बात को समझ लेते हो तो 8086 के सभी इंस्ट्रक्शन आसानी से समझ जाओगे। फिर से बात को बोल देते हैं कि क्या बात आपको समझनी है। यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि 8086 में जो 20 बिट का एड्रेस है मेमोरी लोकेशन का, वो डायरेक्टली गिवन नहीं होता है। कैसे गिवन होता है, इफेक्टिव एड्रेस आपको दे दिया जाता है, इफेक्टिव एड्रेस EA के फॉर्म में दिया होता है। इस इफेक्टिव एड्रेस की हेल्प से आपको 20 बिट वाला एड्रेस निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है MA = BA प्लस EA। जहाँ पर EA की वैल्यू तो आपको दी ही हुई है, जैसे कि इस एग्जांपल में 357AH जो दिया हुआ था वो इफेक्टिव एड्रेस की वैल्यू थी। अब आपको क्या करना है, बेस एड्रेस की वैल्यू को और निकाल लेना है। बेस एड्रेस की वैल्यू क्या होगी, DS इंटू 16 बेस 10। ये DS इंटू 16 बेस 10 का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसी चीज़ को बाइनरी में देखें या हेक्सा में देखें तो हमें पता चलता है कि जो भी डेटा सेगमेंट रजिस्टर की 16 बिट की वैल्यू है उसके लास्ट में हम कुछ जीरोस बढ़ा लेते हैं। अगर हेक्सा में वैल्यू दी हुई है डेटा सेगमेंट रजिस्टर की तो हम लास्ट में 1 0 बढ़ा लेते हैं, या फिर अगर बाइनरी में दी होगी तो 16 बिट दिए होंगे, लास्ट में हम 4 0 बढ़ा लेंगे। और इस तरह से 20 बिट की वैल्यू बेस एड्रेस कही जाती है। इसी बेस एड्रेस में जब EA की वैल्यू भी जोड़ देते हैं तो निकल आता है MA। और MA क्या होता है, MA 20 बिट का मेमोरी लोकेशन का वो एड्रेस होता है जिसकी हमें ज़रूरत है। और जब आपने ये मेमोरी एड्रेस निकाल लिया तब आप क्या करोगे, तब आप समझ जाइए कि जो आपने MA की वैल्यू निकाली है उसी के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसी को आपको कहाँ पे मूव कर देना है, उसी को CL में मूव कर देना है। बस यही बात कही जा रही है, यही बात समझने वाली है। 8086 में सबसे ज़्यादा जो समझने वाली बात है वो है इसका 20 बिट के एड्रेस को कैलकुलेट करने का तरीका। चलिए बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एक और इसी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है MOV, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 734AH ब्रैकेट बंद BX। कह रहे हैं कि BX एक 16 बिट का रजिस्टर है, इसकी वैल्यू को हम कहाँ मूव करवा देंगे, इसकी वैल्यू को मूव करवा देंगे, कह रहे हैं कि ये जो एड्रेस दिया हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग जो मेमोरी लोकेशन होगा उसमें मूव करवा देना है। तो कह रहे हैं कि ये मूव कैसे होगा, यहाँ पर जो ये ब्रैकेट में जो एड्रेस दिया हुआ है ये 16 बिट का एड्रेस दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि 16 बिट वाला तो कोई लोकेशन होता ही नहीं है मेमोरी का जिसका एड्रेस 16 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता हो। तो फिर क्या बात हो रही है, फिर से वही पुरानी बात हो रही है कि ये जो वैल्यू ब्रैकेट में लिखी हुई है ये इफेक्टिव एड्रेस को बताती है। ये किसको बताती है, ये इफेक्टिव एड्रेस को बताती है। यानी कि हम आपको 20 बिट वाला मेमोरी के लोकेशन का एड्रेस निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला आप लोग जानते हो, फॉर्मूला क्या है, BA प्लस EA। BA प्लस EA क्या होता है, यही होता है
एम ए मतलब 20 बिट वाला मेमोरी एड्रेस इक्वल टू बी ए प्लस ई ए। ई ए की वैल्यू आपको दी हुई है, बी ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो डेटा सेगमेंट की वैल्यू है इंटू 16 बेस 10 करेंगे और वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 20 बिट वाला एड्रेस निकल आएगा। और उस 20 बिट वाला जब एड्रेस निकल आया तो देख लेंगे कि वो किस मेमोरी लोकेशन को बिलोंग कर रहा है। बी एक्स का जो डेटा है वो मूव कर जाएगा उसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में। तो होपफुली ये बात आप समझ पाए होगे। अगर ये बात नहीं समझ पाए हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा इस पर कोई वीडियो बना करके आपको इस बात को और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो होपफुली आपने कुछ ही एग्जांपल समझ लिए हैं। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ और टाइप के फॉर्मेट भी हो सकते हैं, उनको भी देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट पॉसिबल हैं जो हो सकते हैं। अभी हमने कुछ ही देखे हैं और देख लेते हैं क्या हो सकते हैं। चलिए, अगला जो फॉर्मेट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, अगले फॉर्मेट में बोल रहे हैं कि एक फॉर्मेट ये भी बनता है एमओवी रेज कॉमा डेटा। मीन्स कहने का मतलब है एक रजिस्टर दिया होगा और कॉमा एक वैल्यू सीधे सीधे दे दी गई होगी, वो डेटा सीधे सीधे प्रोवाइड किया गया होगा और वो दिए गए रजिस्टर में मूव कर जाएगा। हम लोग जानते हैं कि ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिसमें डेटा इंस्ट्रक्शन के साथ मौजूद होता है वहाँ पर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है। अगला फॉर्मेट क्या दिया गया है, एमओवी मेम कॉमा डेटा। तो मेम का मतलब क्या होगा, वही पुरानी बात कि यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस प्रोवाइड किया गया होगा, डेटा की जगह पर डेटा सीधे सीधे प्रोवाइड किया गया होगा। और इस डेटा को हम कहाँ प्रोवाइड कर देंगे, जो मेमोरी लोकेशन की जगह इफेक्टिव एड्रेस दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे कौन सा मेमोरी लोकेशन है और दिए गए डेटा को वहीं पर मूव करवा देंगे। चलिए और देखते हैं कि क्या फॉर्मेट हो सकते हैं। अगला फॉर्मेट दिया हुआ है एमओवी AL कॉमा मेम। तो AL क्या होता है, AL भी एक रजिस्टर है। कौन सा, इसको हम बोलते हैं 8 बिट वाला एक्यूमुलेटर। 8086 में हम लोग क्या बात जानते हैं कि इसमें 8 बिट में भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और 16 बिट में भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें एक्यूमुलेटर में कोई डेटा प्रोवाइड करवाना हो तो हम AX का यूज़ करते हैं। AX को 16 बिट का एक्यूमुलेटर बोलते हैं और AL को 8 बिट का एक्यूमुलेटर बोलते हैं। इस वाले फॉर्मेट में लिखा हुआ है एमओवी AL कॉमा मेम। मेम की जगह इफेक्टिव एड्रेस दिया होगा, इस इफेक्टिव एड्रेस की हेल्प से 20 बिट वाला लोकेशन निकालेंगे, उसके अंदर जो डेटा है उसे AL में मूव करेंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है, एमओवी AX कॉमा मेम। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी मेम की जगह इफेक्टिव एड्रेस दिया होगा, उसकी हेल्प से 20 बिट का लोकेशन जनरेट करेंगे, उसके अंदर जो डेटा है उसको AX में मूव कर देंगे। और क्या फॉर्मेट दिए हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट फॉर्मेट में कहा गया है एमओवी मेम कॉमा AL। AL का डेटा कहाँ जाएगा, मेम के करस्पॉन्डिंग जो 20 बिट का एड्रेस है वहाँ पर चला जाएगा। एमओवी मेम कॉमा AX का डेटा कहाँ मूव किया जाएगा, मेम के करस्पॉन्डिंग जो मेमोरी लोकेशन होगा वहाँ पर मूव किया जाएगा। अगला क्या है, एमओवी सेजरेज कॉमा रेज 16। सेजरेज क्या है, सेजरेज से हमारा मतलब यहाँ पर है सेगमेंट रजिस्टर से। तो कह रहे हैं कि 4 एक्टिव सेगमेंट आप लोगों को मैंने बताए थे, डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। कह रहे हैं इन चारों में से किसी एक सेगमेंट रजिस्टर की बात की जा रही है। कह रहे हैं रेज 16 की जगह पर 16 बिट का रजिस्टर दिया होगा जिसकी वैल्यू दिए गए सेगमेंट रजिस्टर में भेज दी जाएगी। दूसरे में क्या बोल रहे हैं, एमओवी सेजरेज कॉमा मेम। मेम के करस्पॉन्डिंग जो भी मेमोरी लोकेशन होगा, मेम की जगह तो इफेक्टिव एड्रेस दिया होगा, इफेक्टिव एड्रेस की हेल्प से 20 बिट वाला मेमोरी लोकेशन कैलकुलेट करेंगे, उसमें जो डेटा होगा उसे सेजरेज में भेजा जाएगा। आगे क्या अगला फॉर्मेट कौन सा बोल रहे हैं, एमओवी रेज 16 कॉमा सेजरेज। सेजरेज का मतलब यहाँ पर सेगमेंट रजिस्टर से है। सेगमेंट रजिस्टर 16 बिट का होता है, 16 बिट के डेटा को 16 बिट वाले रजिस्टर 16 में भेज दिया जाएगा। AX, BX, CX, DX में से कुछ भी हो सकता है। अगला क्या दिया हुआ है, एमओवी मेम कॉमा सेजरेज। तो कह रहे हैं कि मेम की जगह पे इफेक्टिव एड्रेस ये दिया होगा, कॉमा सेजरेज की जगह क्या दिया होगा, कोई भी सेगमेंट रजिस्टर दिया होगा। सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू को मेम के करस्पॉन्डिंग जो भी मेमोरी लोकेशन है उसमें मूव करवा दिया जाएगा। तो होपफुली ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये बातें आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, अच्छा एक बात और आपको बतानी थी, आइए देखते हैं क्या है वो। चलिए, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल्स देखे थे, यहाँ पर दोबारा से एक चीज़ और समझने के लिए बची हुई है, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा था MOV CL कॉमा ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू लिखी हुई है 357AH।
357A जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये इफेक्टिव एड्रेस है। इसकी हेल्प से हम लोग 20 बिट का लोकेशन कैलकुलेट करेंगे और उस लोकेशन के अंदर जो कंटेंट है उसको सीएल में भेजेंगे। मैंने एक बात बताई थी कि सोर्स और डेस्टिनेशन वाले प्लेस पर सेम साइज़ रहना चाहिए, मतलब जो डेस्टिनेशन साइज़ पे डेटा है तो वही डेटा जो है डेस्टिनेशन में जाना चाहिए, मतलब सोर्स का डेटा डेस्टिनेशन में जाना चाहिए। अब देखिए एक बात समझने वाली ये है कि 357A एक इफेक्टिव एड्रेस दिया हुआ है, इसकी हेल्प से आप 20 बिट वाला एक मेमोरी लोकेशन कैलकुलेट कर लेंगे। पर एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जो मेमोरी लोकेशन आपने फाइंड आउट कर लिया है, एक मेमोरी लोकेशन में केवल 8 बिट का डेटा ही आता है और ये 8 बिट का डेटा कहाँ पर मूव किया जाएगा, ये सीएल रजिस्टर में मूव करा दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें इसके ठीक नीचे वाले एग्जांपल की, तो आपको तुरंत एक कन्फ्यूज़न आने लगेगा। देखते हैं वो क्या कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है कि जो BX रजिस्टर है ये 16 बिट का होता है और इस 16 बिट के डेटा को कहाँ भेजा जा रहा है, एक इफेक्टिव एड्रेस दिया हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग जो मेमोरी लोकेशन होगा उसमें भेजा जा रहा है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या आ रहा है, इसमें कन्फ्यूज़न ये आ रहा है, कह रहे हैं कि ये तो 16 बिट का है BX और जो हमें इफेक्टिव एड्रेस 734AH दिया हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग जो भी 20 बिट का लोकेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे उसमें केवल 8 बिट का डेटा ही आ सकता है। तो 16 बिट का BX रजिस्टर का डेटा इस लोकेशन में कैसे जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, कहेंगे कि 8 बिट का डेटा जो आप 20 बिट का लोकेशन निकालोगे उसमें जाएगा और बचा हुआ 8 बिट का डेटा कहाँ जाएगा, ठीक उसके बाद वाला जो लोकेशन होगा उसमें भेज दिया जाएगा। तो ये बात आपको बतानी थी, होपफुली ये बात आप समझ गए होंगे और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो 8086 में समझने वाली रहती है। नीचे और एक और एग्जांपल दिया हुआ है MOV DS, CX। DS क्या है, डेटा सेगमेंट है, CX क्या है, जनरल डेटा रजिस्टर है, दोनों 16 बिट के होते हैं। CX का डेटा DS में बड़ी ही आसानी से मूव करा दिया जाएगा। तो ये भी मूव इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट हो सकता है। चलिए, तो होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लेक्चर समझ में आया या नहीं आया, या अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको वो जो प्रॉब्लम है उसको दूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8086 एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8086। थैंक यू ऑल ऑफ यू।